गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है वैभव और आज हम पढ़ेंगे डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व का भाग 28। अभी तक हम 27 भाग देख चुके हैं। आज हम 28वें भाग पर दृष्टि डालेंगे और इसे अच्छे से समझेंगे, है ना। तो चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अवस्थाएं किनकी, लेंथनॉइड्स की। लेंथनॉइड मतलब जो हमारे एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनकी दो श्रेणी होती थी, है ना। एक 4F और एक 5F। 4F को हम लेंथनॉइड्स बोलते थे और 5F को हम एक्टिनॉइड्स बोलते थे, है ना। तो आज हम लेंथनॉइड्स की ऑक्सीकरण अवस्थाएं, जो कि हमने पिछले भाग में भी थोड़ी देखी थी, आज हम उन्हें और अच्छे से देखकर आज ऑक्सीकरण अवस्थाओं को हम खत्म करेंगे, है ना। जो कि आपकी पुस्तक में 4.5.3 पर दी हुई है, तो कृपया एक बार जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम सामान्य अभिलक्षण क्या होते हैं लेंथनॉइड्स के। हाँ, हम यहाँ लेंथनॉइड्स के साथ साथ लेंथनम को भी पढ़ते हैं, क्योंकि इन दोनों के जो व्यवहार और अभिक्रियाएं हैं लेंथनम की और जो लेंथनॉइड्स के तत्व हैं इनकी काफी मिलती जुलती है। इसलिए हम लेंथनम को भी लेंथनॉइड्स के साथ पढ़ते हैं, है ना। और ये जो सामान्य अभिलक्षण है ये हम लेंथनम और लेंथनॉइड्स के पढ़ेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में 4.5.4 में दिए हुए हैं। तो इस भाग के बाद जब आप ये वीडियो देख लो तो एक बार पुस्तक से अवश्य पढ़ लेना, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, है ना। लेंथनॉइड में La2 तथा Ln3, है ना। La2 मतलब यहाँ हम लेंथनम की बात कर रहे हैं जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। और Ln3 मतलब Ln मतलब जो सारे लेंथनॉइड तत्व हैं उन सबको हम Ln से प्रदर्शित या फिर दर्शाते हैं ना। और 3 मतलब +3 की ऑक्सीकरण अवस्था। ये हमने थोड़ा बहुत पिछले भाग में भी पढ़ा था, लेकिन एक बार हम दोबारा से इस पर थोड़ी नजर डाल देते हैं ताकि अच्छे से और समझ में आए, है ना। तो La+2 मतलब लेंथनॉइड +2 तथा Ln3 यौगिक प्रमुख है ना। फिर भी प्राय +2 तथा +4 आयन विलयन में अथवा ठोस यौगिकों में उपस्थित रहते हैं, है ना। और ये क्या, अपने +2 तथा +4, +4 मतलब जो Na है, मतलब ये जो है अपने +2 की ऑक्सीकरण अवस्था और +4 की ऑक्सीकरण अवस्था में यह आयन विलयन में मतलब सॉल्युबल, है ना, सॉल्यूशन में अथवा ठोस यौगिक में मतलब सॉलिड स्टेट में उपस्थित रहते हैं, ठीक है। यह अनियमितता जैसे कि आयन एंथैल्पी में रिक्त, अर्धभरित तथा पूर्ण भरित एफ कक्षकों के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण पाई जाती है ना। और ये जो अनियमितता होती है, जैसे कि जब आयन एंथैल्पी इन सब में जो अनियमितता होती है ना, जैसे कभी बीच में आया कि किसी की आयन एंथैल्पी अपने पीछे वाले आने वाले से ज्यादा निकल गई, है ना। तो ये जो अनियमितता है वो क्यों होती है, जैसे हम डी कक्षक की बात करते थे अर्धभरित और पूर्ण भरित की, वैसे हम एफ कक्षक में भी अर्धभरित और पूर्ण भरित जो कक्षक होते हैं इनकी वजह से जो तत्व है इनको से काफी स्थायित्व प्राप्त होता है। इसी कारण जो आयन एंथैल्पी होती है वो वो काफी अनियमित है ना। एफ कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो जो अर्धभरित है मतलब जब किसी तत्व में जो एफ कक्षक होगा उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। और पूर्ण भरित मतलब जब कोई तत्व है जिसके एफ कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना, तो उस वजह से उसे एक स्थायित्व प्रदान होता है, जिसके कारण जो आयन एंथैल्पी है वह उसकी काफी ज्यादा होती है ना। क्यों, क्योंकि वह अगर स्थायी होगा तो ज्यादा आयन मतलब ज्यादा ऊर्जा लगेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, है ना। इसलिए उसकी जो आयन एंथैल्पी होगी वह भी ज्यादा होगी, है ना। एफ कक्षकों के अतिरिक्त स्थायित्व के कारण पाई जाती है। अतः C4 का उत्कृष्ट गैस अभिविन्यास इसके बनने में सहायक होता है ना। जो C4 है वह अपनी उत्कृष्ट गैस, C4 मतलब देखो सीरियम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक अवस्था कितनी होती है, 4f1 5d1 6s2। अपनी +4 ऑक्सीकरण अवस्था मतलब ये होगा अपनी 4f0 की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, है ना। 4f0 मतलब अपनी पास वाली उत्कृष्ट गैस या फिर नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, है ना। तो परंतु यह एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यह क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर प्रबल ऑक्सीकारक है ना। इसलिए यह पुनः अपने सामान्य
+3 की अवस्था में आ जाता है। किसमें? अपनी +3 की अवस्था में आ जाता है। कहाँ से? +4 से। जब भी अपनी +4 से +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में आता है, मतलब यह एक इलेक्ट्रॉन लेता है, और एक इलेक्ट्रॉन लेता है मतलब इसका क्या हुआ? अपचयन। और ये क्या है? एक ऑक्सीकारक या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ये दूसरों का ऑक्सीकरण, खुद का अपचयन करता है ना। जब भी +4 से +3 में आया तो इसका क्या हुआ? अपचयन, है ना। तो यह पुनः सामान्य +3 अवस्था में आ जाता है। Ce4+ से Ce3+ के E- का मान +1.74 वोल्ट है, जो यह दर्शाता है कि यह जल को ऑक्सीकृत कर सकता है। देखो, जब C+4 से +3 में आता है ना, तो उसका जो मान है E- का इलेक्ट्रोड विभव है, वह कितना है? 1.74 वोल्ट है ना। तो E- का मान कितना है? प्लस का 1.74 वोल्ट है ना। ये धनात्मक है, मतलब जो C4 से जब वह C3+ में गया तो उसने जो इलेक्ट्रॉन लिया, तो इलेक्ट्रॉन लेने की उसकी इच्छा थी, इसलिए E- का मान C का कितना है? प्लस का 1.74 वोल्ट है ना। जो यह दर्शाता है यह जल को ऑक्सीकृत कर सकता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया होगा, ये हमने पिछले भाग में भी पढ़ा था। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तथापि इस अभिक्रिया की दर अधिक धीमी है, और इसलिए CE4 एक अच्छा विश्लेषणात्मक अभिकर्मक है ना। ये जो अभिक्रिया है, इसकी इसकी जो दर है वह अधिक धीमी है ना। और इसलिए जो CE4 है, मतलब जो सी है, वह अपने +4 की ऑक्सीकरण अवस्था में एक अच्छा विश्लेषणात्मक एक अच्छा विश्लेषणात्मक अभिकर्मक है ना। और ये जो तत्व है, जैसे PR, ND, TB तथा DY भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, है ना। +4 कौन? देखो, एक तो CE4 दर्शा रहा है, इनके अतिरिक्त ये जो तत्व है, जो जैसे PR, ND, TB और DY है ना, ये भी +4 की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। लेकिन ये +4 की ऑक्सीकरण अवस्था सिर्फ इस सिचुएशन में, मतलब सिर्फ केवल तब करते हैं जब MO2 ऑक्साइड में, जो MO2 ऑक्साइड है, इसी में ये जो PR, ND, TB तथा DY तत्व है, ये अपनी +4 की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। यहाँ MO2 का मतलब क्या है? MO2 ऑक्साइड है ना। और यहाँ M क्या दर्शा रहा है? यहाँ M कोई भी तत्व जैसे PR, ND, TB और DY को दर्शा रहा है ना। तो अगर देखोगे तो ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? -2। दो परमाणु हो तो कितना हुआ? -4 है ना। -4 इस तरफ जाएगा तो कितना हुआ? +4 है ना। तो M की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी हुई? +4। और यहाँ पे M तत्व कौन कौन से? PR, ND, TB तथा DY है ना। तो ये चार तत्व हैं जो सी के +4 की ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते है ना। लेकिन ये परंतु केवल MO2 ऑक्साइडों में दर्शाते हैं। ऐसे ही जो EU2+ है, वह S इलेक्ट्रॉनों के परित्याग द्वारा बनता है ना। तथा F7 विन्यास इस आयन के बनने का कारण होता है ना। जो EU2+ है, वह S इलेक्ट्रॉनों के परित्याग द्वारा बनता है, तथा F7 विन्यास इस आयन के बनने का कारण होता है ना। EU2+ एक प्रबल अपचायक है ना। EU2+ क्या है? एक प्रबल अपचायक है। अपचायक कौन होता है? जो दूसरों का अपचयन और खुद का ऑक्सीकरण करता है ना। जो सामान्य +3 अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ना। अपचायक मतलब जो दूसरों का अपचयन करेगा और खुद का ऑक्सीकरण करेगा। तो जो EU है, वह +2 से +3 की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ना। इसलिए जो EU2+ है, वह एक प्रबल अपचायक है, जो सामान्य +3 अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ना। इसी प्रकार से YB2+, जो YB2+ है ना, जिसका विन्यास F14 है। देखो, EU2+ क्या है? एक प्रबल अपचायक है, जो कि ज्यादातर अपनी +3 अवस्था में परिवर्तित हो जाता है ना। अपचायक है तो +2 से +3 में जाएगा, तो खुद का ऑक्सीकरण और दूसरों का अपचयन करेगा, है ना। इसी प्रकार से जो YB2+ है ना, जो YB है, वह अपनी +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में, जिसका विन्यास कितना है? F14 है ना। अपनी +2 की ऑक्सीकरण अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? F14 है ना।
एक अपचायक का कार्य करता है। ऐसे ही जैसे U2+ एक प्रबल अपचायक है, वैसे ही YB2+ भी एक अपचायक का कार्य करता है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास F14 है ना। और PB4 के F कक्षक अर्धवरित है तथा यह ऑक्सीकारक का कार्य करता है। जो TB4 है, TB अपने +4 की ऑक्सीकरण अवस्था में है ना, उसके F कक्षक क्या है, अर्धवरित है। F कक्षक अर्धवरित मतलब देखो, जैसे हम डी ब्लॉक पे चर्चा करते थे है ना, अभी हमने डी ब्लॉक पढ़ा, तो उसमें डी कक्षक होता था, और डी कक्षक जब अर्धवरित होता है ना, तो जो तत्व है वह काफी ज्यादा स्थायित्व होता है, मतलब उस तत्व में काफी ज्यादा स्थायित्व होता था और वह स्थायी होता था है ना, इसलिए उसकी जो आयनन एंथैल्पी वगैरह थी वह काफी ज्यादा होती थी है ना, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने में काफी ऊर्जा लगती थी। और ये जो तत्व होते हैं ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लेते भी नहीं है, क्योंकि ये काफी स्थायी होते हैं है ना। तो जो TB4 है उसके जो F कक्षक है वह क्या है, अर्धवरित। F कक्षक अर्धवरित मतलब F कक्षक में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं है ना, अर्धवरित मतलब इसके F कक्षक में कितने हुए, 7 इलेक्ट्रॉन हुए है ना। क्या है, एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है ना। फिर ये क्या है, एक ऑक्सीकारक का भी कार्य करता है। ठीक है। सेमेरियम का व्यवहार यूरोपियम से अत्यधिक मिलता जुलता है, जो +2 तथा +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है। जो सेमेरियम है उसका व्यवहार भी यूरोपियन से अत्यधिक मिलता जुलता है ना, जो +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है ना। सेमेरियम कौन सी, +2 और +3 दोनों ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, और उसका जो व्यवहार है वह यूरोपियम से अत्यधिक मिलता जुलता है। ठीक है। देखो, YB2+ है वह एक अपचायक है। TB4 क्या है, मतलब जो TB है वह अपने +4 की ऑक्सीकरण अवस्था में उसके F कक्षक अर्धवरित है ना, और वह एक ऑक्सीकारक का कार्य करता है। ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो दूसरों का ऑक्सीकरण और खुद का अपचयन करे है ना। और जो सेमेरियम है उसका व्यवहार यूरोपियम से अत्यधिक मिलता जुलता है, और वह +2 और +3 मतलब +2 और +3 दोनों ऑक्सीजन अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम बात करेंगे सामान्य अभिलक्षण है ना, जो लेंथनॉइड्स और लेंथनम है, इनके जो सामान्य अभिलक्षण है ना, अब हम इस पे चर्चा करेंगे, जो कि आपकी पुस्तक में 4.5.4 में दिए हुए हैं। ठीक है। सभी लेंथनॉइड चांदी की तरह श्वेत तथा नर्म धातुएं हैं, और वायु में तुरंत बदरंग हो जाती है ना। जो लेंथनॉइड्स, जो जितने भी लेंथनॉइड्स हैं वह क्या है, चांदी की तरह एक श्वेत तथा नर्म धातुएं हैं, और जब वो वायु के साथ आती है तो बदरंग हो जाती है ना। परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ कठोरता में वृद्धि होती है ना। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती जाती है ना, जो 4F के तत्व है, जैसे जैसे हम श्रेणी में आगे जाते जाते हैं और परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती रहती है, वैसे वैसे उनमें कठोरता में वृद्धि होती है ना। सेमेरियन स्टील की तरह कठोर होता है। जो सेमेरियन तत्व है वह स्टील की तरह कठोर होता है, और इसका गलनांक कितना, 1000 से 12 केल्विन के मध्य होता है ना। जो सेमेरियम है इसका गलनांक कितना, 1000 से 1200 केल्विन के मध्य होता है ना। 1000 से 1200 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस नहीं है ना। केल्विन से अगर हमें डिग्री सेल्सियस में जाना है तो क्या करते हैं, 273 हम माइनस कर देंगे है ना। तो 1000 में से 273 और 12 से उनमें से 273 माइनस करेंगे, तो जो आएगा वह होगा डिग्री सेल्सियस में है ना। लेकिन अभी हम केल्विन में लेते हैं, तो इनका गलना 1000 से 1200 केल्विन के बाद होता है। परंतु जो सेमेरियम है वह पिघलता कितने पर है, 1623 केल्विन पर पिघलता है। कितने पे, 1623 केल्विन पर पिघलता है। अगर हम इसे डिग्री सेल्सियस में करें तो 1623 माइनस 273 है ना, तो ये आएगा लगभग लगभग मतलब 1350 डिग्री सेल्सियस है ना। तो सेमेरियम 1623 केल्विन या फिर 1350 डिग्री सेल्सियस पर पिघलता है। इनकी विशिष्ट धातु संरचनाएं होती हैं, तथा ये ऊष्मा एवं विद्युत के अच्छे चालक होते हैं है ना। इनकी विशिष्ट धातु संरचनाएं होती हैं, और ये ऊष्मा और विद्युत के, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के काफी अच्छे चालक होते हैं है ना। केवल EU तथा YB और कभी SM तथा TM को छोड़कर घनत्व तथा अन्य गुणों में निर्वात परिवर्तन होता है ना। EU और YB को छोड़कर, और कभी कभी
Sm और Pm को, है ना, जो घनत्व तथा अन्य गुणों में निर्वात परिवर्तन होता है। ठीक है, ये समझ आ गया अच्छे से? आगे बढ़े, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, अनेक त्रिसंयोजी लेंथनॉइड आयन ठोस अवस्था तथा विलयन में रंगीन होते हैं, है ना। जो अनेक त्रिसंयोजी लेंथनॉइड है, मतलब लेंथनॉइड जो कि अपने +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में होते हैं, वह आयन ठोस अवस्था, है ना, अपने सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था तथा अपने विलयन में, मतलब अपने सॉल्यूशन में, मतलब जब वह तरल होते हैं उस विलयन में रंगीन होते हैं, है ना। इन आयनों का रंग, जो ये आयन होते हैं, इनका रंग एफ इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति का के कारण होता है ना। इनका, इन आयनों का रंग क्यों होता है? जो एफ इलेक्ट्रॉन है, जो एफ कक्षक में इलेक्ट्रॉन है, उनकी उपस्थिति के कारण होता है ना। वह इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन आयनों में रंग होता है और ये रंगीन होते हैं। La3+ मतलब लेंथनॉइड जो कि अपनी +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में है, तथा Lu3+ मतलब ल्यूटेशियम जो अपनी 4f श्रेणी का आखिरी तत्व है ना। ये भी अपने +3 ऑक्सीकरण अवस्था में, यह ये जो आयन है La3+ तथा Lu3+ आयनों में कोई भी रंगीन नहीं है ना। बाकी सब रंगीन है, लेकिन La3+ तथा Lu3+ आयनों में से कोई भी रंगीन नहीं है, परंतु शेष लेंथनॉइड आयन रंगीन होते हैं, है ना। La3+ और Lu3+ आयन को छोड़कर जो शेष लेंथनॉइड्स हैं वह क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, है ना। उनके आयन क्या होते हैं? रंगीन होते हैं। क्यों होते हैं? एफ इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होते हैं, है ना। अगर प्रश्न आए कि क्यों होते हैं, तो एफ इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होते हैं। और अगर पूछें कि कोई दो तत्व जो रंगीन नहीं होते, है ना, एफ ब्लॉक के, तो हमें क्या बोलना है? La3+ तथा Lu3+। ठीक है, चलो फिर इतना समझ आ गया। लेंथनॉइड अपनी +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में और Lu अपनी +3 की ऑक्सीकरण अवस्था में। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। ये हमने पढ़ लिया कि La3+ तथा Lu3+ आयनों में से कोई भी रंगीन नहीं है ना, है ना। और बाकी जो लेंथनॉइड्स के आयन है वह रंगीन है, परंतु शेष लेंथनॉइड आयन रंगीन होते हैं। ठीक है, फिर भी संभवत एफ स्तर पर ही उत्तेजना के फलस्वरूप अवशोषण बैंड संक्रिय होते हैं, है ना। फिर भी जो संभवत है वह एफ स्तर पर भी जो एक्साइट होकर जब इलेक्ट्रॉन मतलब उत्तेजना में, ये फलस्वरूप जो अवशोषण बैंड है ना, एब्जॉर्प्शन बैंड, वह संक्रिय होते हैं, है ना। जो अवशोषण बैंड है वह संक्रिय होते हैं, है ना। जो एफ स्तर पर ही उत्तेजना के फलस्वरूप अवशोषण बैंड संक्रिय होते हैं। ठीक है, तो ये समझ आ गया। La3+ और Lu3+ आयन के अलावा जो बाकी लेंथनॉइड में आयन है वह रंगीन होते हैं, लेकिन La3+ और Lu3+ आयन रंगीन नहीं होते। ठीक है, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। आज हमने ऑक्सीकरण अवस्थाएं, है ना, लेंथनॉइड्स की ऑक्सीकरण अवस्थाएं और उनकी अभिक्रियाएं वगैरह, इन सब पे चर्चा की, जो कि आपकी पुस्तक में 4.5.3 में दी हुई है। तो एक बार आप वहां से जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद हम सामान्य अभिलक्षण क्या होते हैं लेंथनॉइड्स पे, लेंथनॉइड्स के, उन पे हमने थोड़ी चर्चा की, है ना, जो कि आपकी पुस्तक में 4.5.4 में दिए हुए हैं। तो एक बार आप उसे वहां से जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और बाकी अगले भाग में हम जो हमने अभी सामान्य अभिलक्षण पढ़े उसे हम आगे कंटिन्यू या फिर आगे पढ़ेंगे, है ना। देखो, जितना पढ़ाया है एक बार आप वीडियो देखने के बाद अपनी पुस्तक से अवश्य पढ़ लीजिएगा, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले भाग में।